हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला एंड दीज आर सेशंस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने पढ़ा था एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। यानी कि ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या था कि आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और लॉग्स के बारे में हमने पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि ऑथेंटिकेशन, राइट ऑथेंटिकेशन बहुत चैलेंजिंग टाइप की चीज़ होती है और 3 वेज होते हैं इसमें ऑथेंटिकेट करने के लिए। पहला है व्हाट यूज़र नोज, दूसरा है व्हाट यूज़र हैज़ और तीसरा है व्हाट यूज़र इज़। व्हाट यूज़र नोज मतलब पासवर्ड जो रिमेंबर कर सकता है, और ये हम पढ़ चुके हैं। पासवर्ड्स, पिन, जो ATM के पिन्स हैं और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब है व्हाट यूज़र हैज़, यानी यूज़र के पास क्या है, क्या कोई एक डिवाइस या टोकन है जो उसे ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है। तो एक चीज़ है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आइडेंटिफिकेशन का सेकंड स्टेप है ऑथेंटिकेशन। और कई बार ये चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। मान लिया आपके पास कोई पर्टिकुलर कार्ड हो या आपका फिंगरप्रिंट हो। कई बार क्या होता है, ऑफिस में एक एक्सेस कार्ड लगा होता है और केवल आपको फिंगरप्रिंट करना पड़ता है और आप चले जाते हैं। तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन दोनों कर देता है। यानी कि वो फिंगरप्रिंट डेटाबेस में जाता है और वो देखता है कि हाँ, ये बंदे का आइडेंटिफिकेशन, ये फिंगरप्रिंट इस बंदे का है। तो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों हो जाता है वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन और फिर होता है ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन जो है, राइट ऑथेंटिकेशन, चैलेंजिंग होता है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो व्हाट यूज़र हैज़, यानी कि अगर कोई एक डिवाइस या टोकन जो है यूज़र के पोजेशन में है, जैसे आप बैंक में जाते हो ATM कार्ड डालते हो, तो वो भी एक डिवाइस है जो यूज़र के पोजेशन में है। तो उसके बेस में ऑथेंटिकेशन किया जाता है। और कई बार मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कार्ड है प्लस साथ में आपका पासवर्ड भी है, तो दोनों चीज़ आपने यूज़ की, तो वो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन टेक्निक हो गई, मल्टीपल वे ऑफ ऑथेंटिकेशन टेक्निक हो गई। हाई सिक्योरिटी जोन्स वगैरह में जो है, जैसे मैंने पहले बोला था कि तीनों चीज़ें होती हैं, पासवर्ड भी होता है और उसके बाद क्या होता है, कोई टोकन या डिवाइस हो सकता है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन यूज़ किया जा सकता है। और कई जगह तो बहुत ही हाई सिक्योर एरिया है, तो वहाँ पर आपका पासवर्ड आप पहले किन करोगे, उसके बाद अपने फिंगरप्रिंटिंग करोगे, फिर आई स्कैन करोगे और उसके बाद आपको एक टोकन करोगे। तो ये सारी चीज़ें इलॉबरेट, वेरी वेरी हाई सिक्योर जोन में घुसने के लिए ये इलॉबरेट प्रोसीजर्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में एक टेक्निकल टर्म्स यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्टिव टोकन है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज़र के पास होता है और यूज़र उसे पोजेस करता है। हम कह सकते हैं यूज़र के पोजेशन में वो ऑब्जेक्ट होता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब हमने उसे भेज दिया, तो एक तरह से अगर किसी और आदमी ने उसे यूज़ कर लिया बीच में चोरी करके, तो फिर हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसे कंस्ट्रक्टिव पोजेशन दे दिया था। अगर वो उससे साइन करा लिया, कोई बैंक ने पर्टिकुलर टोकन दे दिया, तो वो उसके पास टोकन चला गया, वो उसके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में। एक्चुअल पोजेशन है कि नहीं है। लेकिन जनरली अगर हम देखा जाए, एक्चुअल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो कई बार क्या है, उसके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है लेकिन एक्चुअल पोजीशन किसी और के पास चला गया है, तो वो चोरी हो गया है। फॉर आवर पर्पस कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसी का था। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूज़र के पास होते हैं। वो एक बार हमने बैंक ने या कोई पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है उसने यूज़र को दे दिया, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन यही टोकन करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को टोकन कहा जाता है और इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक कार्ड्स हैं, प्लास्टिक कार्ड्स यूज होते हैं। प्लास्टिक कार्ड्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है यूज़र की, और प्राइमरली आइडेंटिफिकेशन के यूज़ के लिए किए जाते हैं प्लास्टिक कार्ड्स। और आइडेंटिफिकेशन ही एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो वो ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऑथेंटिकेशन इनेबल, ये हम आगे देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि प्लास्टिक कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं। प्लास्टिक कार्ड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे मेमोरी टोकन्स और स्मार्ट टोकन्स। तो प्लास्टिक कार्ड्स 2 भागों में डिवाइडेड हैं। पहले तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है, आपके प्लास्टिक कार्ड्स हो सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी रीडर्स हो सकते हैं। और प्लास्टिक कार्ड्स कौन से हो सकते हैं, मेमोरी टोकन्स हो सकते हैं, स्मार्ट टोकन्स हो सकते हैं। और प्लास्टिक कार्ड में क्या होता है, यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है और उसी यूज़र की इंफॉर्मेशन से आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन हो सकता है।
तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर मान लिया सपोज फिंगरप्रिंट आपने लगाया तो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन साथ साथ हो जाता है। तो इन कार्ड्स में भी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन हो सकता है। तो मेमोरी टोकन जो है ये एक कॉमन फॉर्म है, और ये जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अपने ऑफिस में जाते हैं, जो आजकल नॉर्मल ऑफिस में जाते हैं, तो आपको एक कार्ड मिलता है। कार्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। उसमें लिखा होता है चंद्रशेखर बरोला और एम्प्लॉय कोड 33465 या ऐसे ही कुछ जो भी लिखा है, ब्लड ग्रुप नंबर इतना, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इतना, और उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है। मैग्नेटिक स्ट्राइप जो होती है वो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें। अब मेमोरी टोकन्स क्या होते हैं, फिर से हम देख लेते हैं। मेमोरी टोकन कॉमन फॉर्म ऑफ कार्ड्स है, जिसमें कॉमन फॉर्म ऑफ कार्ड्स विद मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हैं। उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी हैं। अगर उस कार्ड को आप तोड़ोगे तो ऑब्वियसली कंपनी उस कार्ड का कुछ पैसा आपसे काट सकती है। तो उस कार्ड को अगर तोड़ोगे तो उस कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस वगैरह लगा होगा और एक स्ट्राइप्स लगी होंगी, मैग्नेटिक स्ट्राइप्स लगी होंगी। तो इन जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं इसमें स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है कि आप जाते हो, आप उस कार्ड को आपने पहना हुआ होता है, आप जाते हो अपने ऑफिस के गेट में, तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है और गार्ड देखता है हाँ ये इस बंदे, और वो सामने से देख सकता है ये कार्ड इसी बंदे का है। उसमें आपकी फ़ोटो लगी होती है, एम्प्लॉय कोड लिखी होती है, नाम लिखा होता है, और उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप लिखा होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। जनरली अगर स्टैंडर्डाइज कार्ड है, स्टैंडर्डाइज कंपनी, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल ये कंपनीज़ में। और उसके पीछे क्या होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। मैग्नेटिक स्ट्रिप में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर सिस्टम का एक्सेस गेन करना है तो आपको क्या करते हो कि आपको उस मैग्नेटिक टोकन के पोजेशन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिकली वो कार्ड है, उसमें आपका सामने नाम लिखा है, लेकिन उसका जो उसका रियल यूज़ है, अल्टीमेट यूज़ है, वो अल्टीमेट यूज़ जो है आपका मैग्नेटिक टोकन के रूप में। तो फिर मतलब इन्हें मेमोरी टोकन्स भी कहा जाता है और मैग्नेटिक टोकन्स भी कहा जाता है। बेसिकली मेमोरी टोकन्स की कैटेगराइजेशन में ये कार्ड है। तो क्या होता है कि आप उसको जाते हो, सिस्टम के सामने जाते हो, मतलब वहाँ पर उसको एक कार्ड रीडर वगैरह होगा, उसको उसमें आप उस कार्ड को स्वाइप करते हो। जब आप उस मैग्नेटिक कार्ड को स्वाइप करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास चली जाती है और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेता है। अगर वो मैच करती है तो आपको एक्सेस दे देता है, और मैच नहीं करती तो वो एक्सेस नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि आपको कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, उसके बाद अपना फिंगरप्रिंट डालना पड़ता है। तो कार्ड तो आप किसी और को दे सकते हो, लेकिन फिंगरप्रिंट किसी और को दे नहीं सकते हो। तो आपका कार्ड गया प्लस आपके फिंगरप्रिंट गए। जब दोनों मैच होता है तभी सिस्टम दरवाजा आपके लिए खुलता है या सिस्टम आपके लिए रिलीज हो जाता है। अब जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, जहाँ पर मालूम पड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की यूज़ किया जाता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है एटीएम कार्ड्स, बैंक के एटीएम कार्ड्स में होता है कि एक प्लास्टिक का कार्ड आपके पास होता है, आप उस कार्ड को लेकर जाते हो, उस कार्ड के ऊपर कई बार आपका नाम लिखा होता है, फ़ोटो जनरली नहीं होती है, कई बार फ़ोटो भी हो सकती है एटीएम कार्ड्स में, लेकिन जनरली नहीं होती है। आप जाते हो, जाकर बैंक के उस मैग्नेटिक कार्ड को जो उसका रीडर होता है उसमें स्वाइप करते हो, और स्वाइप करने के बाद क्या होता है अपना पिन डाल देते हो। तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पहले तो कार्ड डालोगे, कार्ड डालकर वो ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड की है वो आपको याद होनी चाहिए, यानी पासवर्ड पिन ये याद होनी चाहिए, और इसी पासवर्ड पिन से आप सिस्टम को के रिसोर्सेज को एक्सेस कर देते हो। यानी कि आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपको पैसा निकालना है, तभी वो पैसा निकालने देता है। अब आजकल कुछ एटीएम्स में क्या है कि एक फिंगरप्रिंट का भी स्लॉट आ गया है, तो उसमें 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, यानी फिंगरप्रिंट, पासवर्ड और आपका टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यानी कि ये हो सकता था कि आप जाओ और केवल फिंगरप्रिंट करो और सिस्टम आपको काम करने दे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी पिन भी होना चाहिए, वो स्मार्ट एटीएम कार्ड भी होना चाहिए, और उसके अलावा
तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि स्वाइप भी होना चाहिए। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कई उसमें एटीएम में स्लॉट दे दिया गया है। तो ये मेमोरी टोकन्स होते हैं। इसके बाद स्मार्ट टोकन्स होते हैं। अब स्मार्ट टोकन क्या होते हैं? स्मार्ट टोकन भी कार्ड या डिवाइसेस होते हैं और इसमें एक स्मॉल प्रोसेसर चिप होती है। तो ये स्टैटिक मेमोरी नहीं होती, इसमें डायनेमिक मेमोरी होती है। तो ये क्या करते हैं, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन इन कार्ड्स में चली जाती है। तो इसमें क्या है कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो होती ही, उसके अलावा क्या है, स्मार्ट टोकन्स में डायनेमिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर की जा सकती है। डायनेमिक प्रोसेसर चिप होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस आ गया, क्रेडिट लिमिट्स आ गई, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर की जा सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अगर ये कार्ड खो गया तो इसके इम्प्लीकेशन ज़्यादा सीरियस होते हैं। मतलब मेमोरी टोकन खो गया तो उतने ज़्यादा इम्प्लीकेशन सीरियस नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें चेंजेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। चेंजेबल इन्फॉर्मेशन कई बार होती है तो क्या होता है, वो इनक्रिप्टेड नहीं होती है। आपका कार्ड है, कार्ड में इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जनरली होती है। अगर स्टैटिक कार्ड है तो उसमें इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है। वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन जो है वो कार्ड से सिस्टम में जाती है, सिस्टम मैच करता है और उस इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को मैच करके ही आपको एक्सेस देता है। लेकिन अगर डायनेमिक इन्फॉर्मेशन होगी तो वो जनरली हाई लेवल ऑफ इनक्रिप्शन नहीं होगा। अगर इनक्रिप्शन होगा भी तो हाई लेवल ऑफ इनक्रिप्शन स्टैटिक कार्ड्स में हो सकता है। तो स्मार्ट टोकन्स जो होते हैं, स्मार्ट टोकन्स के बारे में हम देख लेते हैं। स्मार्ट टोकन्स कार्ड या डिवाइस होते हैं, इसमें स्मॉल प्रोसेसर चिप होती है और ये क्या करते हैं, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन अपने कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन तो होती है, उसके अलावा डायनेमिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हैं। और ये डायनेमिक इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है बैंक बैलेंस, क्रेडिट लिमिट्स। लेकिन अगर लॉस ऑफ कार्ड हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद होते हैं प्रॉक्सिमिटी रीडर्स। तो प्रॉक्सिमिटी रीडर्स यानी प्रॉक्सिमिटी के रीडर्स, यानी कि आपकी प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, करीब जाना। प्रॉक्सिमिटी, किसी चीज़ के करीब जाना, और आप करीब जाते ही वो रीड कर लेता है। तो प्रॉक्सिमिटी रीडर्स करीब जाके रीड करने वाला मशीन होती है। यानी कि प्रॉक्सिमिटी रीडर्स क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसे कार्ड उसके पास होता है कि अगर मान लिया सपोज वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है, तो कार्ड का डेटा जो है प्रॉक्सिमिटी रीडर्स या सेंसर्स रीड आउट कर लेते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, और ऑथेंटिकेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसके पास वो टोकन है, एक्सेस कार्ड्स या टोकन है, तो प्रॉक्सिमिटी रीडर उस टोकन को रीड कर लेगा, उस ऑब्जेक्ट को रीड कर लेगा। रीड करके आपको एक्सेस दे देगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम का। तो एडवांटेज सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता है, ईजी होता है, फास्ट होता है। आपको किसी चीज़ में कार्ड इंसर्ट नहीं करना है, आप जाते हो, सिस्टम ओपन होता है, ऑटोमेटिकली आप अंदर चले जाते हो। तो प्रॉक्सिमिटी रीडर्स का ये फ़ायदा होता है कि इजी होते हैं, उसके लिए कोई आपकी लाइन बना करने की ज़रूरत नहीं कि भाई कार्ड लगाएंगे, ये हो रहा है। आप गए, प्रॉक्सिमिटी रीडर ने रीड किया, आप सीधे अंदर चले गए। तो प्रॉक्सिमिटी रीडर भी स्टैटिक या प्रोसेसर बेस्ड होते हैं। स्टैटिक भी हो सकते हैं और प्रोसेसर बेस्ड भी हो सकते हैं। स्टैटिक टोकन, अगर मान लिया सपोज कोई ऐसा स्टैटिक टोकन हो जिसे प्रॉक्सिमिटी रीडर रीड कर सके, तो वो बारकोड्स होते हैं उसमें, जो कि प्रॉक्सिमिटी रीडर के सामने लाना पड़ता है। लेकिन अगर मान लिया सपोज प्रोसेसर बेस्ड टोकन है, तो वो एक रेंज में हो तो वो सेंस कर लेता है रीडर को, और जो टोकन है वो सीरीज ऑफ कोड्स भेज देता है रीडर को। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल लेते हैं, आप किसी बिग बाज़ार वगैरह, किसी बड़ी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो मॉल्स में क्या होता है कि आप सामान खरीदते हैं, सामान वो लेकर आता है और सामने एक मशीन लगा देता है और उससे रीड करता है बार कोड को। तो वही एग्जांपल है, वो एग्जांपल है स्टैटिक टोकन का। स्टैटिक टोकन में वो रीड कर रहा है, आपको उस पर्टिकुलर एरिया के पास जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया से होकर जाना पड़ेगा, तो वो रीड करेगा, आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो उतना फास्ट ही नहीं होता। फास्ट ये होगा कि अगर मान लिया सपोज कोई आपके पास टोकन है, टोकन कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे, जैसे ही आप रेंज में आओ टोकन बात करना स्टार्ट कर दे, वो डेटा ट्रांसमिट करे रीडर को और रीडर आपको जाने के लिए जगह दे दे।
तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में जो होता है एक प्लास्टिक कार्ड है और दूसरा प्रॉक्सिमिटी रीडर है। प्लास्टिक कार्ड में मेमोरी टोकन्स होते हैं, स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। और प्रॉक्सिमिटी रीडर्स में प्रॉक्सिमिटी रीडर्स क्या है, प्रॉक्सिमिटी को रीड करता है। प्लास्टिक कार्ड्स क्या होते हैं, उसे स्वाइप करना पड़ता है। तो हम बेसिकली कहते हैं बेसिकली ये कह सकते हैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन दो टाइप से होता है, एक स्वाइप करना पड़ेगा और एक प्रॉक्सिमिटी रीडर के पास जाना पड़ेगा, विदाउट टच और विद टच। इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं टोकन जो हमारी स्टडी में दिया है, उसको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे टोकन जो विद टच स्वाइप के द्वारा, और ऐसे टोकन जो विदाउट टच यूज होते हैं, यानी प्रॉक्सिमिटी रीडर्स या प्लास्टिक कार्ड्स। इसके बाद हम चलते हैं कि सिंगल साइन ऑन्स में। तो क्या होता है सिंगल साइन ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंगल साइन ऑन क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में काम करता था, जेनपैक्ट में काम करता था। तो वहाँ क्या होता था कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में काम करता था, वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स थे और हर एक का अलग पासवर्ड था। और मेरे पास एक पासवर्ड की लिस्ट होती है, 10-12 पासवर्ड्स की लिस्ट होती थी और मैं उन 10-12 पासवर्ड्स को डाला करता था और फिर हर सिस्टम के लिए अलग डाला करता था, क्योंकि वो हाईली सिक्योर डेटा उसमें रहता था। तो अब हम चलते हैं कि वो हाईली सिक्योर डेटा हम नहीं रखते हैं अपने पास, सॉरी हाई क्रिटिकल सिस्टम्स नहीं रखते हैं। हाई क्रिटिकल सिस्टम्स होगा तो उसमें मल्टीपल पासवर्ड्स की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हाई क्रिटिकल डेटा, बहुत हाई क्रिटिकल डेटा नहीं है और उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंगल साइन ऑन्स यूज़ कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन्स का मतलब ये है कि मैंने एक पर्टिकुलर पासवर्ड और यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो मेरे को सारे रिसोर्स एक्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो पासवर्ड नहीं मांगेगा मुझसे दोबारा, सिस्टम एक सिंगल साइन ऑन रखेगा। तो सिंगल साइन ऑन एक हम ये कह सकते हैं एक सेशन देता है, या यूज़र ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है जो यूज़र को परमिट करता है कि एक बार नाम डाले, पासवर्ड डाले और मल्टीपल एप्लीकेशंस एक्सेस कर ले। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस एक सिंगल यूज़र नेम और पासवर्ड से अगर एक्सेस हो रही है तो उसे सिंगल साइन ऑन कहेंगे। तो सिंगल साइन ऑन में क्या होता है कि यूज़र सेशन को इनिशिएट करता है और एक बार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो सारी एप्लीकेशंस का एक्सेस दे दिया जाता है, सारे राइट्स जो उसको अवेलेबल राइट्स हैं उसको दे दिया जाता है। और उस पर्टिकुलर सेशन के लिए, पूरे पीरियड के लिए ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब हर नया आप ये खोल रहे हो, नया सॉफ्टवेयर खोल रहे हो तो ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट आए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन प्रॉम्प्ट का मतलब ये वहाँ से प्रॉम्प्ट वो पूछे भाई ऑथेंटिकेशन क्या है, तुम्हारा ऑथेंटिकेशन क्या है। अब मैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में बैठा हूँ, 10 बार मुझसे ऑथेंटिकेशन पूछा जा रहा है तो गड़बड़ है। तो यूज़र स्विच कर सकता है, एप्लीकेशन को काम कर सकता है आराम से विद पीस ऑफ माइंड। लेकिन कई बार क्या होता है हाई रिस्क सिचुएशंस होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि 100% सिक्योरिटी के लिए क्या होता है कि आपको सिंगल साइन ऑन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ नहीं करते, मल्टीपल साइन ऑन्स यूज़ करते हैं। सिंगल साइन ऑन्स बहुत हाई रिस्क सिचुएशंस में यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर एक बहुत हाई रिस्क सिचुएशंस नहीं है तो सिंगल साइन ऑन बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली सिंगल साइन ऑन क्या है? सिंगल साइन ऑन ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर एक यूज़र है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे बहुत सारे एप्लीकेशंस को लॉग ऑन करना पड़ता है, और चूंकि उसे बहुत सारे एप्लीकेशन को लॉग ऑन करना पड़ता है तो उसे मल्टीपल लॉगिन्स और पासवर्ड्स रखने पड़ते हैं और उसे रिमेंबर करना पड़ता है। कई बार वो भूल जाता है, लिखना उसे है नहीं, लिखेगा तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी सिक्योरिटी, तो बार बार वो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को परेशान करता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है सिंगल साइन ऑन से, जो कि यूज़र को इनेबल करेगी कि एक बार वो एक्सेस ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन एक बार हो जाए तो सारा लॉगिन कंट्रोल्स जो है उसके हाथ में आ जाए। तो सिंगल साइन ऑन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिंगल साइन ऑन वाला सिस्टम करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक कॉमन पासवर्ड्स वगैरह के लिए कॉमन डेटाबेस रखना पड़ेगा। तो सिंगल साइन ऑन से क्योंकि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो जब भी आप पासवर्ड डालेंगे वो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जाएगा, सिस्टम उस पासवर्ड को मैच करेगा, देखेगा
और उसके बाद आपको एक्सेस राइट्स दे देगा और फिर आप सारे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल साइन ऑन ऐसा हो सकता है यूज़र वर्क स्टेशन से भी रन कर सकता है, ये सेंट्रल सर्वर से रन कर सकता है, लेकिन जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना प्रॉब्लम होगी। सिंगल साइन ऑन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इसलिए होना चाहिए कि अगर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, अगर मान लीजिए सपोज पासवर्ड ट्रेवल कर रहा है, हर बार आप लॉगिन कर रहे हो तो पासवर्ड ट्रेवल करेगा, और जब पासवर्ड ट्रेवल कर रहा है तो वो पासवर्ड की चोरी हो सकती है। तो उसको सिक्योर करने के लिए अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो बहुत सारे सिस्टम की तरफ पासवर्ड ट्रेवल कर रहा होगा, और सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा जहां पर सारे पासवर्ड्स जिस सिस्टम में, जिस सर्वर में जो पासवर्ड्स होंगे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट लगा सकते हो। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो ये इस बेस पर प्रोवाइड करती है व्हाट यूजर इज। पासवर्ड आप किसी को दे सकते हो, टोकन्स किसी के पास आ सकते हैं, लेकिन जो आप हो वो किसी को देना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। वो हाई लेवल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं, हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि जो बंदा है और वही है। जैसे डीएनए एक पर्टिकुलर बंदे का एक ही होता है, लेकिन डीएनए कॉम्प्लेक्स होता है, डीएनए बेस्ड वो अभी नहीं बना है, अभी बन ही नहीं सकता, अभी कुछ समय लगेगा, कुछ ईयर्स लगेंगे। लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, फेशियल स्कैन्स यूनिक होते हैं, आपका फेस, आँख, ये कोई हर पार्ट अलग होता है, हाथ की ज्योमेट्री, हाथ की लकीरें ये अलग होती हैं, सिग्नेचर्स ये अलग होते हैं, वॉइसेस ये अलग होते हैं। अगर आप टाइपराइटर में टाइप कर रहे हो तो उसके की स्ट्रोक डायनामिक्स अलग होते हैं। तो ये ह्यूमन के जो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी होती है वो ह्यूमन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल पैटर्न को लेती है। बिहेवियरल पैटर्न या आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में एक पर्टिकुलर लय है, एक तो वॉइस की फ्रीक्वेंसी अलग होगी सबकी, उसके अलावा मेरे बोलने की एक लय है। जब मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूँ तो वो अलग तरीके से बोलूँगा, हर एक आदमी यूनिक बोलेगा, उसकी वॉइस बोलने का तरीका अलग होगा, वॉइस अलग होगी, वॉइस की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वॉइस को बोलने की, नॉर्मल वॉइस को बोलने की साउंड में चीज़ें अलग होंगी। तो ये सारी चीज़ें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेजर करती है और वेरी हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन देती है, बहुत हाई लेवल का ऑथेंटिकेशन देती है। तो वह ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है किसी भी व्यक्ति के जो कि मेजरेबल हो। तो इंटरनेशनल बायोमेट्रिक ग्रुप है, तो इंटरनेशनल बायोमेट्रिक ग्रुप जो है बायोमेट्रिक्स को डिफाइन करता है, और वो उसे डिफाइन करता है कि ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, यानी कि मशीन अपने आप ये काम करती है, यानी ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है। और ये ऑटोमेटेड मैकेनिज्म साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टर यूज करता है। और किसके लिए यूज करता है? ताकि ये वेरीफाई कर सके आइडेंटिटी, ये वेरीफाई या डिटरमाइन कर सके आइडेंटिटी। और फिर वो बताती है कि भाई जो फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स क्या हो सकता है और बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स क्या हो सकता है। वो दो टाइप के बायोमेट्रिक्स के बारे में बताती है, एक फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स और बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स। फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स जो है, जो डेटा जो है डायरेक्ट मेजरमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का, और बिहेवियरल जो आपका बायोमेट्रिक्स है वो इनडायरेक्टली मेजर करता है, वो कोई एक्शन को मेजर करता है और उस एक्शन से ही इनडायरेक्टली ह्यूमन बॉडी के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजरमेंट होता है। तो इसे बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलना, फिंगरप्रिंट फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स होगा, फेशियल स्कैन फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स होगा, हैंड ज्योमेट्री फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स होगा, सिग्नेचर जो होगा वो बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स आ सकता है, वॉइस जो है वो बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स है, की स्ट्रोक डायनेमिक्स वो बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स में आ सकता है। तो फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स डायरेक्ट मेजरमेंट करेगा, डायरेक्ट उस जो डेटा डिराइव होगा डायरेक्ट मेजरमेंट से, वो फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स होगा। और अगर मान लीजिए सपोज डेटा हमने डिराइव किया है
किसी पर्टिकुलर एक्शन से, यानी कि इनडायरेक्टली मेजर किया है करेक्टरिस्टिक्स, किसी भी ह्यूमन बॉडी का करेक्टरिस्टिक्स इनडायरेक्टली हम मेजर कर रहे हैं, तो उसे बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स कहते हैं। बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स बिहेवियर मॉनिटर करता है। फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक्स किसी शरीर के किसी करेक्टर मेजर करता है। जैसे फेस है, फेस वो ये देखेगा कि फेस का मेक क्या है। हर एक आदमी का भाई फेस सामने आएगा तो उसकी लिप्स के बीच में एक डिस्टेंस होगी, उसके चिन से लेकर फोरहेड तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, मतलब रेशियो होगा इसका। उसकी नाक और चिन की हाइट का डिस्टेंस होगा। उसकी आँख जो होगी, भौवें होंगी तो किसी में कम होंगी, किसी में ज़्यादा होंगी। तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन क्रिएट करता है कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं टोटल, उन फीचर्स को रख लेता है। फिंगरप्रिंट है वो यूनिक होता है हर एक का, वो हमें पता ही है। हैंड ज्योमेट्री है वो यूनिक होगी। किसी की हैंड ज्योमेट्री मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर है। एक तो हाथ कितना बड़ा होगा, हाथ एक बार उसके विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स के रेशियोज लिए जाते हैं ताकि हाथ बढ़ भी जाए तो वो रेशियोज वहाँ पर रहें। थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चे का हाथ बढ़ जाता है, घट जाता है, तो वो रेशियोज पर्टिकुलर वहाँ उस जगह पर रेशियो ऑफ हैंड टू वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखे जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो यूनिक कैरेक्टर ढूंढता है किसी भी यूज़र का, और उस यूनिक कैरेक्टर को से ये जो वीकनेसेस हैं जो और दोनों ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में कोई वीकनेस है उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे पासवर्ड है, उसमें कोई अच्छा अपनी वीकनेसेस है जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की भी अपनी वीकनेसेस हैं। तो बायोमेट्रिक सिक्योरिटी उसे पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो बायोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं फिंगरप्रिंटिंग, फेशियल स्कैन्स हो सकते हैं, हैंड ज्योमेट्री हो सकती है, सिग्नेचर हो सकता है, वॉइस हो सकता है, या फिर की स्ट्रोक डायनेमिक्स हो सकता है, या आइरिस स्कैन्स हो सकते हैं, आँख के स्कैन हो सकते हैं, रेटिना के स्कैन हो सकते हैं, या तो पूरी आँख का स्कैन हो जाए, या रेटिना जो हमारा भूरा कलर या ब्लू कलर जो बीच में जो आइज़ होती है उसको उसकी स्कैनिंग हो, वो भी यूनिक होती है। बल्कि फिंगरप्रिंटिंग स्कैन से आइरिस स्कैन जो होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में उतने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं जितने आइरिस स्कैन में होते हैं, या कॉर्निया या आइरिस या पूरी आँख के स्कैन में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि बायोमेट्रिक का इम्प्लीमेंटेशन, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, और उसमें कई फेजेस भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन एसेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गेट में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लग जाए, अगर ऑफिस का गेट है, या कोई अगर मान लिया सपोज सर्वर रूम है वहाँ पर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लगी हो बाहर से, तो इसके बेसिस में आइडेंटिफाई हम करेंगे सूटेबल बायोमेट्रिक एप्लीकेशंस को। फिर होता है एक्विजिशन और टेस्टिंग, मतलब हार्डवेयर की टेस्टिंग या उसका एक्वायर करना, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, तो थोड़ा कॉस्टली होता है। दूसरी बात होता है कि एरर्स को कैलिब्रेट करना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज आपका फिंगरप्रिंटिंग स्कैन है तो उसमें क्या है कि अगर आपने बहुत कम एरर के चांस कर दिया, उसमें क्या होता है एरर रेट्स, अलाउेबल एरर रेट्स होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो कई बार मैनी टाइम्स वो रिजेक्ट कर देगा, और अगर इजी कर दिया तो वो मालूम पड़ा लो कैलिब्रेशन कर दिया तो वो सबको ही अलाउ कर रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो उसके बाद ये होता है कि आपको लोगों को एनरोल करना पड़ेगा, यानी आपका एम्प्लॉई आए तो उसको ले जाना पड़ेगा वहाँ पर, उसको फिंगरप्रिंट लगानी पड़ेगी 2 या 3 बार, और फिर वो काम करने लगेगा। तो क्या होता है बेसिकली एम्प्लॉई को आप लेते हो, पर्टिकुलरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होना चाहिए जिससे कि जो यूज़र, जैसे नया एम्प्लॉई आई तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको ले जाना पड़ेगा, ले जाकर वो क्या करेगा फिंगरप्रिंट लगाएगा, फिंगरप्रिंट लगाकर, क्योंकि आपके करेक्टर्स हैं तो आप ही से लेने पड़ेंगे।
एक कोई ऐसा नहीं है सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड हो जाए या ये हो जाए जो आपको दे दिया जाए, वो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं और आपको देने पड़ेंगे सिस्टम को। पहले जब आपका एनरोलमेंट होगा, टाइम ऑफ एनरोलमेंट में आपको वो करेक्टरिस्टिक्स देने पड़ेंगे, यानी कि आइरिस स्कैन पहली बार देना पड़ेगा, फिंगरप्रिंटिंग स्कैन देना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होना चाहिए कि गलत आदमी का तो नहीं ले रहे हैं पहली बार में, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए बाद में। राइट आदमी है और फिर उसका आपको लेने पड़ेंगे 3 फिंगरप्रिंट 4 फिंगरप्रिंट जो भी हैं वो लेने पड़ेंगे। फिर क्या होता है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर चाहिए होगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के लिए, और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉल्स पॉजिटिव्स के लिए। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि भाई अगर मान लिया आप सिस्टम के अंदर जा रहे हो और आपने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की तो आपका फिंगरप्रिंट है तो वो पॉजिटिव देगा, ट्रू पॉजिटिव देगा, तो आप अंदर जा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होगा, गलत आदमी के गलत आदमी फिंगरप्रिंट चलाएगा और उसको भी जाने देगा। जो जिसके बायोमेट्रिक डेटाबेस में नहीं हो या गलत आदमी हो उसको गलत एक्सेस दे देगा। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव्स हो रहे हैं उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो यूजर को एनरोल करते समय आपको एक तो यूज़र को ले जाना है, यूज़र एनरोल करेगा, उसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स लगाने हैं, उसके बाद फॉल्स एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और फॉल्स पॉजिटिव्स देखने हैं, और उसके रिलेटेड आपको फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे। मालूम पड़ा बंदा फिंगरप्रिंट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, तो वहाँ पर एक गार्ड है पर्टिकुलर जो देख रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर लाने की कोशिश कर रहा है, तो हर कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर में फिंगरप्रिंट लगा के ही अंदर जा रहा है, ये उसे इंश्योर करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? इसमें आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन ये होता है कि आदमी अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, और बिहेवियरल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देने के बाद एक डेटाबेस के साथ वो मैच करता है। और डेटाबेस में कौन सा डेटा होता है? यूज़र इनरोलमेंट के टाइम पर यूज़र ने जो डेटा दिया होता है वो डेटा होता है। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा, इनरोलमेंट होगा, तो आपके फिजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैप्चर कर लिए जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग डेटा कैप्चर कर लिया जाएगा और फिर उसे डिजिटाइज कर दिया जाएगा और स्टोर कर दिया जाएगा बायोमेट्रिक डेटा बेस में। एक पर्टिकुलर बायोमेट्रिक डेटाबेस होगा, उसमें आपके फिजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिजिटाइज और स्टोर कर दिए जाएंगे। कब कर दिए जाएंगे? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है। और रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट के टाइम पर क्या रिकॉर्ड होगा? आपके फिजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्ड्स होंगे। तो दो चीज़ें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। ये फिर क्या है, इसी डेटा के बेस में सेंसर काम करता है। ये जो इमेज है या डिजिटाइज डेटा है, ये कंपेयर किया जाता है स्टोर्ड डेटा से और मैच ऑब्टेन किया जाता है। अगर मैच सक्सीड हो गया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है। अगर मैच सक्सीड नहीं हुआ तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं है। अब क्या होता है कि क्योंकि डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम आती है। दो टाइप के एरर आते हैं, FRR और FAR, फॉल्स रिजेक्शन रेट और फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। फॉल्स रिजेक्शन रेट ये है कि राइटफुल यूज़र का फॉल्स रिजेक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि आप अपने ऑफिस के सामने खड़े होते हो और एक्सेस कार्ड्स में फिंगरप्रिंट लगाते हो, तो एक बार रिजेक्ट करता है, फिर दूसरी बार रिजेक्ट करता है, फिर तीसरी बार रिजेक्ट करता है, कई बार 10-10 बार रिजेक्ट करता है और फिर आपको जाने देता है। तो राइटफुल यूज़र का रिजेक्शन कर रहा है, तो राइटफुल रिजेक्शन यूज़र का लीस्ट रिजेक्शन होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। क्या है कि रॉन्गफुली ऑथराइज कर रहा है, रॉन्ग ऑथेंटिकेशन दे रहा है राइट यूज़र का। मालूम पड़ा अगर कोई सिस्टम बेस्ड है, आपको रिसोर्सेज एक्सेस